हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित अध्याय 9 जिनमें अध्याय क्षेत्र नीति अंग्रेजी में कहे तो मेंसुरेशन जिनसे हम लोग परिचित होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 9 में दिया हुआ है क्षेत्र नीति, इसको अंग्रेजी में कहे तो मेंसुरेशन। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा क्षेत्र नीति के बारे में। क्षेत्र नीति क्या होती है? तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है क्षेत्र नीति के बारे में। क्षेत्र नीति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों 2D और 3D के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मापों का अध्ययन किया जाता है। अभी हो सकता है आप लोगों को पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आया होगा, जब हम आप लोगों को समझाएंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो समझिए क्या कह रहा है। क्षेत्र नीति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों, आप कहिएगा ये ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है? तो देखिए ज्यामितीय आकृतियां दो या दो से अधिक बिंदुओं, रेखाओं या वक्रों से बनी बंद आकृतियां होती है। जैसे ये देखिए, ये जो उदाहरण दिया है, ये जो आकृतियां है, ये क्या है? ज्यामितीय आकृतियां का उदाहरण। ये सभी ज्यामितीय आकृतियां। हमने आपको क्या बताया? ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है? दो या दो से अधिक बिंदुओं से, या बोल सकते हैं रेखाओं से या वक्रों से बनी बंद आकृति हो तो वो हमारा ज्यामितीय आकृति का हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त में देखिए तो ये जो परिधि बना है, इसमें देखिए बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बना है। जैसे देखिए हम इस तरह से हम आप लोगों को समझाएं तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे बिंदु इस तरह से, आप इस तरह से समझ सकते हैं। बिंदु इस तरह से जो है बहुत सारे, इसमें अनंत बिंदुओं से मिलकर के क्या होता है? ये वृत्त बनता है। इसमें देखिए ये दूसरी बात, आप लोगों को वृत्त के बारे में ज्यादा नहीं समझना। अगर ज्यादा समझना है तो आप लोग अध्याय 3 को देख लीजिए, उसमें हमने बेसिक से समझाया हुआ है सभी को। यहाँ पे देखिए ये जो दिया है, केंद्र से हम जो ये रेखा लेते हैं एक, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। ये क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होता है। इसी में ये अगर हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ले ले तो ये हमारा होता है वृत्त का व्यास। यहाँ से लेके ये पूरा क्या हो गया? व्यास हो गया। बाकी आप लोगों को अध्याय 3 को देखना, ज्यादा समझना है तो। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें इसमें तो ये बिंदु से मिलकर बना नहीं है, ये रेखा से मिलकर बना है। और इसमें देखिए तो चार रेखाओं से मिलकर के बना है। इसमें पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा रेखा, इसमें चार रेखाओं से मिलकर के बना है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया? या बिंदुओं, पहली बात बिंदुओं से बना हो या फिर रेखाओं से, दो या दो से अधिक रेखाओं से बना हो, और वो हमारा बंद हो, वो हमारा क्या हो, वो जो आकृति होगा वो हमारा बंद आकृति होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें दो से अधिक रेखाओं से मिलकर के बना है। देखिए पहला रेखा हो गया, ये दूसरा रेखा हो गया, ये तीसरा रेखा हो गया और ये चौथा रेखा हो गया। और ये देखिए हमारा पूरी तरह से बंद आकृति है, यानी कि चारों तरफ से ये बंद है। तो ये हमारा क्या हो गया? ज्यामितीय आकृति का उदाहरण हो गया। इसी तरह से ये भी देखिए तीनों तरफ से क्या है? बंद है। ये तीनों तरफ से बंद है। और यहाँ पर ये देखिए तो रेखा से मिलकर के बना है। यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है, दो या दो से अधिक रेखाओं से मिलकर बना हो तो हमारा क्या होता है? ज्यामितीय आकृति होती है। और दूसरी बात, उसमें बंद होना चाहिए थे, बंद भी है। यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये जो पंचभुज है, ये भी क्या है? ज्यामितीय आकृति का उदाहरण। तो ये सभी ज्यामितीय आकृतियां हैं। बाकी आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, बेसिक से समझना है तो अध्याय 3 में हम आप लोगों को इन सभी के बारे में बता चुके हैं इसे। अब इसमें समझिए इससे आगे क्या कह रहे हैं। 2D और 3D के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मापों का अध्ययन किया है। क्षेत्र नीति में जो है 2D और 3D के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मापों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पढ़ा जाता है। तो देखिए हम समझते हैं पहले 2D के बारे में। देखिए ये जितने भी आकृतियां दिया है, ज्यामितीय आकृतियां, ये सभी 2D का आकृतियां। ये कौन सा है? 2D आकृति। देखिए समतल जगह पे जो भी आकृतियां बनती है वो हमारा 2D आकृतियां होती है। ये सभी समतल जगह पे बना हुआ है, तो ये हमारा 2D आकृतियां का उदाहरण हो गया। 3D आकृतियां के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी कि अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 3D आकृतियां क्या होती है? देखिए 3D आकृतियां क्या होती है उसे हम लोग छू सकते हैं 3D आकृतियां को। जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया है, ये हमारा 3D आकृतियां है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो दिया है मार्कर, ये भी क्या? 3D आकृतियां है। इसी तरह से आप लोग बुक देखते हैं, किताब जो देखते हैं वो सभी 3D आकृतियां हैं। जैसे आप लोग माचिस की डब्बी देखे होंगे, वो सभी क्या? 3D आकृतियां हैं। तो 3D आकृतियां को हम लोग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। और 2D आकृतियां क्या होता है कि बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? समतल जगह पे बनाते हैं। इन्हीं के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हमें जानना है। तो देखिए क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानते हैं। देखिए आयतन जो है 3D आकृतियां में होती है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं आयतन के बारे में। तो हमें इसमें समझना है क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो देखिए परिमाप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरामीटर। तो देखिए पैरामीटर क्या होता है? किसी बंद समतल आकृति की कुल दूरी परिमाप कहलाती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिए। कह रहे हैं किसी बंद समतल, देखिए बंद होना चाहिए और समतल होना चाहिए। देखिए बंद और समतल है ये आकृति, तो यहाँ पर देखिए इनकी कुल दूरी परिमाप कहलाती है। इनकी कुल दूरी, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से लेके ये जो आयत है, ये जो आकृति है, ये आयत का आकृति है। ये क्या है? आयत है। तो देखिए आयत में मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर मान लेते हैं। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समान होती है। देखिए इनके समान ये भुजा, इनके समान ये भुजा, आमने सामने की भुजा, इसमें क्या होता है? समान होता है। अगर ये 6 मीटर तो ये भी हो जाएंगे 6 मीटर, ये भी क्या हो जाएंगे? 6 मीटर। और यहाँ पे इनके सामने की भुजा ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये 2 मीटर, तो ये भी हो जाएंगे 2 मीटर। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? इसमें किसी बंद समतल आकृति की कुल दूरी, यानी कि दूरी को जोड़ देंगे
तो हमें परिमाप ज्ञात हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये आयत है तो लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप। अब सूत्र जो है आगे आप लोग समझने वाले। इसमें पहले समझिए, पहला तरीका क्या है कि इनको हम जोड़ देंगे, इनकी कुल दूरी ही परिमाप कहलाती है। जैसे देखिए ये 6 मीटर है, लिख देंगे 6 मीटर प्लस में 2 मीटर प्लस में 6 मीटर प्लस में ये 2 मीटर, और इन सभी को जोड़ देंगे। 6 2 8, 8 6 14, 2 16 मीटर, 16 मीटर। ये हो गया आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आप लोगों को पता चल चुका है। आयत का परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, इनकी कुल दूरी जो है आयत का परिमाप होता है, यानी कि इनकी दूरी को हम जोड़ देते हैं कुल दूरी को, तो हमें परिमाप ज्ञात हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे क्षेत्रफल। देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको थोड़ा सा पहले ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक बात और आप लोगों को समझना है। देखिए परिमाप में क्या होता है, यहाँ पर इनको जब जोड़ते हैं तो मीटर में रहता है तो मीटर लगाते हैं, अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लगाते हैं, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर लगाते हैं। और क्षेत्रफल में क्या होता है, यही अगर 16 मीटर होता है क्षेत्रफल में तो हम क्या करते हैं, इनके ऊपर घात 2 लगा लेते हैं, यानी कि वर्ग मीटर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। इस तरह से होता है क्षेत्रफल, इसको अंग्रेजी में कहते हो एरिया। किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरा भाग या फिर बोल सकते हैं क्षेत्रफल कहलाते हैं। किसी बंद समतल, यहाँ पे देखिए ये बंद है और ये समतल आकृति है, और इसमें देखिए इनकी भाग या फिर बोल सकते हैं क्षेत्र, इनका ये जो क्षेत्र है ये हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये इनका क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से आप लोगों को समझना क्षेत्रफल क्या होता है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो उदाहरण से समझाते हैं, आप लोग समझिए ऐसे। जैसे मान लीजिए आपका जो खेत है वो आयताकार खेत है, और उस खेत का आयर आप लोग जानते होंगे। उस खेत में आयताकार खेत है तो उसमें चारों तरफ से क्या होता है, आयर होता है। तो वो जो आयर होता है वो उनका परिमाप होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें यहाँ पर उनके बीच की ये जो दूरी होता है, ये जो हमारा क्षेत्र होता है जिसमें आप लोग धान गेहूँ सभी उपजाते हैं, वो हमारा उनका क्षेत्रफल होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए इनका हमें क्षेत्रफल, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे ज्ञात। तो जैसे मान लीजिए ये जो आकृति है ये आयत का है, ये जो आकृति है ये आयत का है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है 5 मीटर है। ये क्या है, 5 मीटर। और इसको मान लेते हैं ये लंबाई हो गया इनकी, और ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई मान लेते हैं 2 मीटर। तो देखिए ये अगर 5 मीटर, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समान है, तो ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये भी हो जाएंगे 5 मीटर, और ये 2 मीटर तो ये भी हो जाएंगे 2 मीटर। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरह से लिखना है। तो लंबाई इसका क्या हो गया, ये हो गया 5 मीटर, लिख देंगे 5 मीटर, और गुने चौड़ाई हो जाएंगे 2 मीटर, 2 मीटर, 5 दूनी के 10 मीटर, और यहाँ पर उसको स्क्वायर लगा देंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है, इनके ऊपर घात 2 लग जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो क्षेत्रफल और परिमाप आप लोग समझ गए। अब समझिए हम लोग समझते हैं चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अब कहिएगा ये चतुर्भुज समझना क्यों जरूरी है। देखिए इसके बारे में ऐसे आप लोगों को अध्याय 3 में समझा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपका जो प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न दिया हुआ है उसमें चतुर्भुज की बात हो रही है, समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। तो उसमें आप लोगों को हो सकता है समझना है कि ये चतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होती है, समचतुर्भुज क्या होती है, समलंब चतुर्भुज क्या होती है। इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पे समझाने की कोशिश की आप लोगों को। तो यहाँ पर समझिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर समझिए चतुर्भुज, सबसे पहले हमें समझना होगा चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहते हो क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखिए 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। 4 भुजाओं से पहली बात बना होना चाहिए। इसमें देखिए 4 भुजाएं, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और ये चौथा भुजा, ये हमारा चतुर्भुज हो गया। और वो हमारा बंद घिरी आकृति होना चाहिए, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ है और बंद है ये आकृति, ये चतुर्भुज होगा। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से दिया, इस तरह से दिया हो तो ये हमारा चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें 4 भुजाओं से तो बना है, ये 4 भुजाओं से तो बना है, इसमें 3 1 4, लेकिन इसमें देखिए ये हमारा बंद नहीं है, ये बंद नहीं है और ये घिरी हुई नहीं है। इसका मतलब ये हमारा चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको इस तरह से घिरा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, चतुर्भुज है। ये जो दिया है देखिए, इसी चतुर्भुज के अंदर जैसे इसका नाम क्या है, जब चारों भुजाएं समान रहे तो उसे हम वर्ग बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखिए इस तरह से चारों भुजाएं समान रहे और यहाँ पे इस तरह से तिरछिया हो, यहाँ पे इनकी भुजा क्या हो, तिरछा हो, यानी कि इसमें ऊंचाई इस तरह से ज्ञात हो, यहाँ पे इस पर लंब हम डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे ये हमारा समचतुर्भुज होती है। इसी तरह से ये हमारा आयत है। देखिए आमने सामने की भुजा अगर समान रहे तो वो हमारा आयत होता है। ये चतुर्भुज ही है सभी के सभी। चतुर्भुज के अंदर इनका नाम होता है, ये वर्ग हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया, ये आयत का आकृति हो गया, और ये हमारा समलंब का आकृति हो गया। समलंब में क्या होता है आगे आप लोगों को समझाने वाले हैं, पहले इसमें इतना समझ लीजिए। देखिए 4 भुजों से जो बना होता है और घिरी आकृति होती है, यानी कि बंद आकृति, हमारा चतुर्भुज कहलाती है, चाहे वो कैसा भी आकृति हो। चतुर्भुज के बारे में आप लोग समझ गए। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हो पैरेललोग्राम। देखिए ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजा, चतुर्भुज तो आप लोग अभी समझ गए, ये हमारा चतुर्भुज होता है जो 4 भुजों से बना हो। तो ऐसे चतुर्भुज यानी कि 4 भुजों से बना होना चाहिए, 4 भुजों से ये बना हुआ है, और जिनकी सम्मुख भुजाएं की प्रत्येक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा,
यानी कि प्रत्येक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। इनके समांतर ये भुजा होना चाहिए और इनके समांतर क्या होना चाहिए, ये भुजा होना चाहिए, तब ये हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। तो इस तरह से ये समांतर है। समांतर का मतलब इसको हम कितना भी आगे इस तरह से ले जाए ये आपस में कटेगा नहीं। इसी तरह से इसको भी हम कितना आगे ले जाए, कितना भी आगे ले जाएंगे तो ये आपस में कहीं भी कटेगा नहीं। ये हमारा समांतर हो गया, समांतर चतुर्भुज। अब इसी तरह से देखिए समचतुर्भुज क्या होते हैं। समचतुर्भुज इसको अंग्रेजी में कहते हो रोम्बस। ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं समान हो वो हमारा समचतुर्भुज कहलाती है। तो देखिए ऐसे चतुर्भुज जिनकी, देखिए चतुर्भुज होने के लिए चार भुजा होना चाहिए और वो हमारा बंद होना चाहिए आकृति। यहाँ पे देखिए ये चार भुजाएं से बना हुआ है और ये घिरी है इस तरह से चारों तरफ से, और ये बंद आकृति है। ये चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में समचतुर्भुज कब होगा, जब इनकी सभी भुजाएं समान हो। जब इनकी सभी भुजाएं, यहाँ पे देखिए इनकी सभी भुजाएं क्या आपस में समान है। अब समान का मतलब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ये 6 मीटर का, ये अगर 6 मीटर का, तो इनके चारों भुजाएं 6 मीटर का हो जाएंगे। ये भी 6 मीटर का हो जाएंगे, ये भी 6 मीटर का हो जाएंगे, ये भी 6 मीटर का हो जाएंगे। इस तरह से होता है। तो आप लोग समझ गए समचतुर्भुज। अब हम समझते हैं इनसे आगे समलंब को। अब देखिए इसी तरह से समलंब चतुर्भुज में, देखिए समलंब इसको अंग्रेजी में कहते हो ट्रेफिजियम। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो वो हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। देखिए इससे पहले आप लोग समांतर चतुर्भुज में देखे थे कि दोनों युग्म समांतर होता था। उसमें जैसे चार भुजाएं होता था तो दोनों युग्म यानी कि दो जोड़ा भुजाएं समान होती थी आपस में, सम्मुख भुजाएं। जैसे यहाँ पे देखिए इनकी सम्मुख भुजाएं ये हो गया और इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया। इस तरह से आप लोगों को पता है इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया और इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया, इस तरह से। तो देखिए सम्मुख भुजाएं होती थी क्या समांतर चतुर्भुज में, इनके समांतर ये भुजा होती थी और इनके समांतर ये भुजा होती थी। लेकिन समलंब में ऐसा नहीं होता। समलंब में एक ही युग्म क्या होती है, समांतर होती है। चाहे ये तो ये वाली भुजा समांतर होगी या इनके समांतर ये होगी। इसमें कौन से समांतर भुजाएं, एक युग्म। तो ये दोनों आपस में देखिए तो ये समांतर भुजाएं, इनको देखिए आगे कितना भी ले जाए इस तरह से, ये आपस में कहीं भी कटेगा नहीं। ये आपस में कहीं भी कटेगा नहीं, कितना भी आगे ले जाएगा। तो ये हमारा समांतर भुजा है। इनके समांतर भुजा ये हो गया। और यहाँ पर देखिए ये समांतर भुजाएं नहीं, इनको इस तरह से देखिए यहाँ पे लेते चले जाए आगे और इसको आगे लेते चले जाए तो ये आपस में क्या होगा, आगे जाकर के कट जाएगा, यानी कि ये समांतर नहीं है। तो एक ही युग में समांतर होना चाहिए, एक ही युग में यानी कि एक ही जोड़ा समांतर होना चाहिए, वो हमारा समलंब होगा तब। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इनके समांतर है लेकिन ये नहीं है, तो ये हमारा समलंब का आकृति हो गया। अब इसी तरह से देखिए इसमें भी देखिए तो ये हमारा समांतर भुजा हो गया। यहाँ पे देखिए ये समांतर है, ये हमारा क्या है, समांतर भुजा। इनके सम्मुख भुजा समांतर होना चाहिए, तो इनके सम्मुख भुजा ये है तो ये हमारा समांतर होना चाहिए। इस तरह से समांतर है, लेकिन ये दोनों देखिए तो समांतर नहीं है। इनको हम सीधा इस तरह से लेकर चले जाएंगे और इनको ये देखिए टेढ़ा है, इस तरह से हम इसको जब आगे लेते चले जाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि ये समांतर भुजाएं नहीं है। तो एक ही युग में समांतर होना चाहिए, एक ही युग में इसमें समांतर है। ये हमारा समलंब का आकृति हो गया। इसी तरह से ये भी समलंब का आकृति है। इसमें देखिए तो ये दोनों आपस में समांतर है लेकिन ये समांतर नहीं है। इसको हम आगे इस तरह से ले जाएंगे और इसको हम इस तरह से आगे ले जाएंगे तो कट जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए समलंब क्या होता है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जब प्रश्न वाली 9.1 को हल करेंगे तो उसमें आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अब हम सबका सूत्र देख लेते हैं। देखिए इसमें हमने यहाँ पर सूत्र में सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बंद समतल आकृति। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझिए बंद समतल्य आकृति, पहला दिया हमारा बंद समतल्य आकृति। इसके बाद इस आकृति का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसके बाद इसका परिमाप दिया और इसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें समझना देखिए सबसे पहला क्या है आकृति का नाम, ये हमारा आयत है। ये जो आकृति है ये आयत है। आयत में आप लोगों को समझना है आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है, यानी कि सम्मुख भुजा हमेशा समान होती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का तो ये भी 6 सेंटीमीटर, अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, इस तरह से होता है। तो देखिए आयत का ये हमारा आकृति है और इसमें आप लोगों को समझना है आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब कहिएगा सर आपने अभी बताया है कि यहाँ पर जो है कोई भी आकृति रहे उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी कुल दूरी कर देते हैं, यानी कि इनकी कुल दूरी को जोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोगों को, जैसे यहाँ पर समझिए इसको समझा रहे हैं, एक सूत्र को आप लोगों को समझा देना है। आप लोग कैसे करिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ये जो दिया है ये हमारा इसकी लंबाई है, तो लंबाई को हम एल मान ले, लंबाई को एल मान ले, और चौड़ाई ये जो चौड़ाई है इसको मान ले अगर बी। तो देखिए इनके सम्मुख भुजा आयत में क्या होता है, समान होती है। तो ये अगर एल तो ये भी एल, ये भी एल हो जाएंगे। और ये जो दिया है चौड़ाई बी, तो ये बी अगर ये भी बी, तो यहाँ पे इनकी सम्मुख भुजा ये है तो ये भी बी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इस तरह से अगर ना याद रहे तो हम क्या करते हैं, इसमें आप लोग को पता है, हमने आपको पता है इनकी कुल दूरी होता है, तो इनकी कुल दूरी को जोड़िए। देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इस तरह से होता है। अब इसके बाद देखिए इसमें एल कितनी बार, एक एक दो बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 एल, यहाँ पर लिख देना है 2 एल। अब बी कितनी बार, 2 बार है, एक एक 2 बार, यहाँ पे प्लस में लिख देंगे 2 बी। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे इसमें बच गया एल और ये प्लस का चिन्ह और ये बी बच गया। यहाँ पे देखिए ये सूत्र बन गया इस तरह से। यहाँ पे इन्हीं को देखिए हमने सूत्र बनाया, इस तरह से सूत्र बन गया 2 इंटू लंबाई की जगह पे एल और प्लस में चौड़ाई की जगह पर यहाँ पे बी हो गया। इस तरह से सूत्र बन जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उतना जोड़ना नहीं है, इनको सूत्र से क्या होता है जोड़ने में आसानी हो जाती है।
तो हम क्या करेंगे, सूत्र पे हल करेंगे परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो आसानी हो जाएगी इससे। इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। अब इसके बाद देखिए इनका यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर लंबाई को हम एल माने हैं तो यहाँ पे लिख देंगे एल, और गुने में चौड़ाई को हम बी माने हैं तो बी, एल गुने बी हो जाता है। इस तरह से होता है, ये आप लोगों को याद कर लेना। देखिए यहाँ पे इन्हीं को परिमाप, सभी का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन इन्हीं का सूत्र बन जाता है, सूत्र से जोड़ घटाव करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इनका सूत्र, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा। अब कहिएगा इसमें देखिए इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा, लेकिन यहाँ पे इसका सूत्र क्यों बदल गया, तो इनका सूत्र इसलिए बदल गया क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ग में क्या होता है, इनकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है। अगर मान लीजिए एक भुजा ए, तो इनकी चारों भुजा ए हो जाएंगी, इनकी चारों भुजा क्या हो जाएंगे, ए। इसलिए यहाँ पे देखिए इसमें 4 गो भुजा है, यहाँ पे 4 लिख दिया, और भुजा ए माने है तो भुजा के जगह पर ए लिख दीजिए। यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं 4 इंटू ए यानी कि 4 ए, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इनका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। भुजा गुने भुजा क्यों, तो यहाँ पे देखिए इनकी लंबाई भी ए और चौड़ाई भी ए। अगर लंबाई हमें पता है, सिर्फ एक भुजा पता है, तो इनकी सभी भुजाएं समान होती है, तो ये भी समान हो जाएंगे, यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए, यहाँ पे अगर 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, चारों जगह 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से चारों भुजाएं समान होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे भुजा गुने भुजा, यानी कि लंबाई की जगह पर और चौड़ाई की जगह पर दोनों जगह ए है, यहाँ पे लिख देंगे भुजा गुने भुजा, यानी कि ए गुने ए, यानी कि ए की घात 2 ए स्क्वायर हो जाएंगे। इस तरह से हो जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हमारा है समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर से होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। इसमें अब यहाँ पर कहिएगा इसमें क्यों ऐसा समान हो गया, इन दोनों आपस में समान है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसमें समझना, वर्ग की तरह ही इसमें भी क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है। अगर मान लीजिए ये भुजा ए, तो इनकी चारों भुजा ए, इनकी भी क्या हो जाएंगे, चारों भुजा ए, इसीलिए यहाँ पे होता है 4 गुने भुजा। इनके 4 देखिए 4 भुजा है तो 4 गुना में भुजा को हम ए माने तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं उसके स्थान पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का यहाँ पे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्ण का गुणनफल बट्टे 2। अब देखिए इसका विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण कौन सा होता है, ये हमारा होता है विकर्ण, ये क्या है इसका विकर्ण हो गया। इसी तरह से दूसरा विकर्ण ये हो गया, ये विकर्ण हो गया। तो क्या कह रहा है, दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा बट्टे में 2, यानी कि इसका आधा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आधा मतलब 1/2। दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल, देखिए मान लीजिए ये जो विकर्ण है इसको A1 मान लीजिए, A1, और ये जो विकर्ण है इसको A2 मान लीजिए, A2। यहाँ पे A2 यहाँ पे लिखना है, हाथ लग गया यहाँ पे ऊपर हो जाता है, यहाँ पे A1 A2, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि गुणा के रूप में लिखना है, दोनों विकर्ण को लिख सकते हैं इसमें इंटू में A1 इंटू A2, इस तरह से लिखना है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे लिखना है A1 इंटू A2, इस तरह से सूत्र बन जाता है। दोनों विकर्ण का गुणनफल यानी कि गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसका आधा होता है, हमेशा याद रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। अब इसी तरह से देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर। जिस तरह से इसमें देखिए यहाँ पे इनके समान ये भुजा, इस तरह से इसमें भी क्या होता है, इनके समांतर भुजाएं होती है, और इसके समांतर ये भुजाएं हो जाएगी। यहाँ पे इसका सूत्र होता है परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। इन सूत्रों को आप लोग को याद कर लेना है, इन्हीं पे प्रश्नावली 9.1 हल होगी। यहाँ पे देखिए आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल में यहाँ पर आधार इंटू ऊंचाई। अब कहिएगा इसमें ऊंचाई कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखिए आधार तो मान लेंगे ये है, आधार नीचे वाले ये जो है ये इसका आधार हो गया, और ऊंचाई कौन सा होगा, तो इन्हीं पर जब लंब डालेंगे, आधार कौन सा होता है, जिस पे हम लंब डालते हैं वो आधार हो जाता है। देखिए इस पे डाले हैं लंब, ये हमारा आधार हो गया, और इस पे जो लंब डाले हैं ये हमारा इसकी ऊंचाई हो गया, इस पे ये ऊंचाई हो गया, ये h, तो यहीं पर हो जाएंगे ये b इंटू एच। अगर मान लीजिए b की जगह पर कोई संख्या में दिया रहता है 3 और यहाँ पे h दिया रहता है 5, तो हम क्या करते हैं 3 गुने 5 कर देते हैं, इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे आधार को हम यहाँ पे b माने हैं और इंटू में ऊंचाई को h माने, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे समलंब, समलंब में क्या होता है, समलंब में आप लोगों को पता है इनकी एक ही युग्म में समांतर होती है, यानी कि भुजा का एक युग्म, ये जो भुजा का एक युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ा क्या होता है समांतर होती है। देखिए समलंब चतुर्भुज में परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी चारों भुजाओं का योग कर देंगे, और इसके बाद देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब कहिएगा ये समांतर भुजाओं का योग यह, तो हमें समझ नहीं आया, यहाँ पर समझ 1/2 समांतर भुजाओं का योग का मतलब हो गया, ये समांतर भुजा कौन सा होता है समलंब में, ये हमारा ये और ये समांतर भुजा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये A1 और इसको मान ले अगर A2, इसको मान ले अगर A2, इसका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे A1/2 समांतर भुजाओं का, समांतर भुजा इसको हम A1 माने, इसको A2, यहाँ पे लिख सकते हैं A1, इसके बाद इनका योग होता है तो प्लस में A2 और इसके बाद गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा ये हो गया, इस पर हम लंब डालेंगे तो ये इनकी ऊंचाई हो जाता है, ये ऊंचाई हो गया, यहाँ पे लिख देंगे इंटू में, इस तरह से सूत्र बन जाता है। ये हमारा हो गया इसका समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे और इसके बाद क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसके ऊंचाई से, इस तरह से होता है समलंब में।
इसके बाद त्रिभुज का देखिए, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी इन तीनों भुजाओं को योग कर देंगे तो इनका परिमाप ज्ञात हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, इसको मान लेते हैं S3। हम क्या करेंगे, लिख देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3। इस तरह से तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो परिमाप ज्ञात हो जाएंगे त्रिभुज के लिए। और त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कौन सा हो जाएंगे, जिसपे हम लंब डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इस पे हम लंब डाले हैं, इससे यहाँ पे इस तरह से लंब डाले हैं, तो ये हो गया इनकी ऊंचाई और ये हो गया इसकी आधार। आधार को बी मान ले, इसको एच मान ले, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू आधार को हम बी माने तो बी इंटू में एच, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, विदित में आप लोग को याद रखना है, विदित में हमेशा क्या करना है, परिधि बोलना है। विदित में परिमाप की जगह पर परिधि बोलना है। तो यहाँ पे देखिए, विदित का परिधि होता है 2πr और विदित का क्षेत्र होता है πr²। परिधि कौन सा होता है, तो ये होता है इनकी परिधि। इनका परिधि क्या होता है, 2πr होता है। और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये हमारा होता है इसकी त्रिज्या, ये क्या होगी इसकी त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, इन सूत्रों को आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।